ओके, लेक्चर नंबर 1 है हमारा। इट इज रिगार्डिंग ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गंधारा सिविलाइजेशन एंड अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। अच्छा, जब हम सिविलाइजेशंस को पढ़ते हैं तो सिविलाइजेशन सिर्फ ये नहीं होती कि किसी एक स्पेसिफिक जगह का कल्चर आपने ले लिया है या स्पेसिफिक जगह को आपने देख लिया है, वहां पे जो लोग रहते रहे हैं हमने उनको स्टडी किया है, उनका फूड उनकी किस तरह से थी, उनकी टेक्नोलॉजी किस तरीके से थी, उसको हम सिविलाइजेशन नहीं कहते। सिविलाइजेशन एक बहुत ब्रॉड एक्सपेक्ट है जिसमें आपकी टेक्नोलॉजी भी हम देखते हैं कि एक जो सिविलाइजेशन, ये एक जगह के रहने वाले लोग जो इनहेबिटेंट्स हैं, उनमें टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज हो रही थी, उनमें कौन से टूल्स यूज हुए हैं, उनका रहने का लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टाइल कैसा था, क्या उनके पास प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम था, क्या उनके हाउसेस जो है वो प्रॉपर रहने के थे, नोमैडिक कल्चर तो नहीं था, एक प्रॉपर सेटलमेंट थी कि नहीं, फूड प्रोडक्शन का एक प्रॉपर तरीका था कि नहीं। अगर तो उनका फूड प्रोडक्शन का एक प्रॉपर तरीका नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है या इस तरह से ट्रेड नहीं है उनकी, तो हम उनको जो है वो सिविलाइजेशन नहीं कहेंगे। सिविलाइजेशन में ट्रेड भी होती है जो फॉरेन कंट्रीज के साथ, जाहिर बात है उस कंट्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें डिफरेंट सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट था कि डिफरेंट सोसाइटीज के साथ क्या वो ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उनकी कोई लिंगुआ फ्रैंका यानी वो लैंग्वेज जो रिटन भी हो और एज कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूज हो रही हो और डिफरेंट सोसाइटीज को रिकग्नाइज भी कर रही हूँ। उनका यानी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हो, वो डिफरेंट सिविलाइजेशंस, डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ उनका कम्युनिकेशन भी हो और उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हों जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो प्रीवियस जनरेशन से या प्रीवियस सिविलाइजेशन से बेहतर हो। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पे फोकस करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे हमारे पास एक मैप है जिसमें डिफरेंट सिविलाइजेशंस दिखाई गई हैं जो पुराने रीजन में थी। अगर आप देखेंगे जो रेड में है ये तीन, कि एक अफ्रीका में है, इधर से फिर ये इंडिया में है और इधर से यूरोप में है, तो ये डिफरेंट सिविलाइजेशन जो हैं वो डिफरेंट एक ही टाइम पे भी हो सकती हैं, डिफरेंट टाइम्स में भी हो सकती हैं। यहाँ आपको नाइल के रिवर नाइल में आपको मिल जाएगी एशियन सिविलाइजेशन जो है वो इजिप्ट की। इधर से फिर आपको इंडिया में ये जो है इसमें आपको मिल जाएगी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके अलावा घाना में, माली में, इन आपको जिम्बाब्वे में डिफरेंट तरह की सिविलाइजेशंस मिल जाएंगी। अब तो हमारा कम्युनिकेशन ऐसा हो गया है कि आपको पता है कि डिफरेंट अक्रॉस द वर्ल्ड कौन कौन सी सोसाइटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले हमें सिर्फ पता चलता था कि इनके आपस में ट्रेड भी हो रही है कि नहीं। हम बाद में देखेंगे कि ट्रेड इनकी कैसे हमें पता चला, ट्रेड इनके पास अवेलेबल है कि नहीं। तो हमारे जो एरिया है जहाँ पे हम रह रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ सबसे पहले 50,000 years ago इन सोन वैली नियर रावलपिंडी अर्लीस्ट relics ऑफ स्टोन एज मैन वर फाउंड। स्टोन एज लोगों को कहते हैं उन लोगों को जो बिल्कुल अर्लीस्ट पीरियड के थे, जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और वो स्टोन का सबसे ज्यादा यूज करते थे, यानी जो उनके टूल्स थे शिकार करने वाले वो स्टोन से बने हुए थे। उस वक्त उनके पास जो कार्व करते थे वो व्हील, वो भी स्टोन से कार्व हुआ हुआ था। तो उस टाइम के ऊपर टेक्नोलॉजी लोएस्ट लेवल पे थी और उनमें बाकी जो है जिस तरह से टेमिंग ऑफ एनिमल्स नहीं था, उनकी जो फूड थी वो बहुत रॉ थी, बेसिक थी, जानवरों को पकड़ना, उनको मारना, उनको खाना। तो वो उसको स्टोन एज कहते हैं। तो स्टोन एज 50,000 years ago सोन वैली जो है रावलपिंडी में जो है यहाँ पे उनके रेलिक्स मिले हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन तकरीबन स्टार्ट हुई है, हम उसे कंसिडर करते हैं तकरीबन 9,000 to 5,000 years ago। इस टाइम में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चर स्टार्ट होने से मुराद ये है कि लोगों ने उससे पहले वाइल्ड ओट्स, वाइल्ड बार्ले, वाइल्ड व्हीट मिलती थी, उनको लेके जो ह्यूमंस थे उन्होंने कॉन्शियसली उनको जो है करना शुरू कर दिया, कल्टीवेट। उस वक्त एग्रीकल्चर रीजन जो है जो यहाँ हमें मिलते हैं अर्लीस्ट एविडेंस हमारे सब कॉन्टिनेंट में, वो ये है कि 9,000 years ago इट स्टार्टेड इनटू एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी। Farming villages dating back to 6,000 before Christ have been excavated in Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa and पंजाब। प्रेजेंट डे में हमारे पास जो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का रीजन है, इसमें आपको फार्मिंग विलेजेस मिलेंगे 6,000 बिफोर क्राइस्ट में। फार्मिंग विलेजेस क्या होते थे, यहाँ पे जो मेजर उनका सोर्स ऑफ सस्टेनेंस था वो एनिमल्स की बजाय वीट और डिफरेंट मेज और डिफरेंट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उन पे चला गया और यहाँ पे लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे एरिया में रहते हुए फार्मिंग शुरू कर दी थी।
The subcontinent enjoys a rich history as one of the major मोस्ट एक्सटेंसिव सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको अगर मुल्तान की भी हिस्ट्री पता हो तो मुल्तान तकरीबन जो है मोर देन 5000 ईयर्स अगो पुराना शहर है। और इसके बारे में आपको जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं जैसे महाभारत है, रामायण है, उसमें आपको मुल्तान का भी जिक्र मिलेगा, जिसमें अब ये मुल्तान कहते हैं, हम पहले मुल्तान या इससे डिफरेंट नेम से आपको जो है मुल्तान को भी रिप्रेजेंट किया गया है 5000 ईयर्स अगो। सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन the world. Now, Indus Valley civilization is considered to flourish around 2600 BC. सोसाइटी एक सिविलाइजेशन स्टार्ट होना और उसकी पीक पे पहुंचना इज टू डिफरेंट थिंग्स। तो हम ये कह रहे हैं कि 2600 बिफोर क्राइस्ट में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अपने पीक पे पहुंच गई थी। कैसे? अगर आप ये यहाँ पे वीडियो पिक्चर अगर आपको नजर आ रही हो तो यू कैन सी कि यहाँ पे वॉच टावर्स भी हैं। यहाँ पे जो घर है वो स्ट्रक्चर्ड हैं, यानी ईंटों से गारे से घर बनाए हुए इन्होंने। इनके पास ड्रेनेज सिस्टम है। उसके अलावा प्लान्ड सिटी है, यानी घर हैफेजर्ड नहीं बने हुए, एक रो में, एक क्यू में, एक हिसाब से बने हुए हैं। इनका ट्रांसपोर्ट का जो है वो प्रॉपर वेज है कि यहाँ से गुजर के ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमारे यहाँ पे रोड्स हैं उसी तरीके से वहां पे उनकी रोड्स और हर चीज प्लान्ड सिटीज, जिस तरह हम यहाँ पे अब कॉलोनीज बनाते हैं इसी तरीके से उनकी भी प्लान्ड कॉलोनीज, प्लान्ड सिटी थी। तो जब उनकी फ्लरिश की, अपने पीक पे पहुंचे, वो 2600 बिफोर क्राइस्ट में पहुंचे। रखलदास बैनर्जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू कि किसने इंडस वैली सिविलाइजेशन को अनर्थ किया था मोहनजोदड़ो में। वो थे आर डी बैनर्जी या राखलदास बैनर्जी। ये 1921 में इन्होंने किया था। और ये एक बंगाली जो है हिस्टोरियन और बंगाली हिस्टोरियन है। और इन्होंने बहुत सारी जो है वो इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है एन एंशिएंट सिटी इन इंडिया, जिसमें उन्होंने मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड जितनी भी उनकी फाइंडिंग्स थी, जितने उन्होंने relics ढूंढे थे, उन्होंने वो उस चीज को बताया। और फिर उन्होंने जो है कनेक्शन बिटवीन हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो भी इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काइंडली इसको नोट कर लीजिएगा। राखलदास बनर्जी को इन्होंने 1921 में मोहनजोदाड़ो के प्लेस पे इन्होंने ओल्ड रिलिक्स निकाले थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे। Cult of Shiva was practiced in Indus Valley civilization. Cult of Shiva was basically the religion that they were following in that region. The Great Bath is a place of large citadel complex that was found in 1920s during excavations of Mohenjo-daro. अगर आप एंशियंट ग्रीक की सिविलाइजेशन देखें, रोमन्स को देखें, तो वहां पे पैलेसेस वगैरह नहीं होते थे, ग्रेट बाथ्स होते थे। सॉरी, मतलब जितने भी इंटेलेक्चुअल्स या जितने भी उस टाइम के लोग जो थोड़ी सी लग्जरी अफोर्ड करते थे, यानी जिनको काम नहीं बहुत ज्यादा होता था, वो उन बात में बैठ के डिस्कशन करते थे। पब्लिक प्लेस होती थी, वहां पे वो बैठते थे, अपना टाइम एंजॉय करते थे, तो उनको ग्रेट बाथ्स कहते हैं। तो इसी तरीके से ग्रेट बाथ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी था मौजूद, और वो 1920s में एक्सकोवेट हुआ था मोहनजोदारो में। आयरन वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल। आयरन इन्हें नहीं, इंडस वैली में आयरन का कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त तक। आयरन की जो ओर है उसको सॉलिड आयरन में कन्वर्ट करने का कोई भी प्रोसेस उनके पास नहीं था उस वक्त। सिल्वर और कॉपर और ब्रॉन्ज वो यूज करते थे, आयरन का कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं था। तो उनके जितने भी टूल्स, उनके जितने भी यूटेंसिल्स थे, या तो वो इधर मिट्टी से बने हुए थे यूटेंसिल्स या ब्रॉन्ज का वो यूज करते थे, ब्रॉन्ज और सिल्वर का, एज वेल एज गोल्ड। The earliest evidence of silver in India is found in Harappan culture. तो सिल्वर जो है, यानी उनके पास जो प्रेशियस मेटल्स थी वो भी अवेलेबल थी, और उसी बेस पे वो ट्रेड करते थे। बार्टर सिस्टम भी था, यानी एनिमल्स को भी ट्रेड करते थे। एनिमल्स के अलावा जो इनकी लोकल क्रॉप्स थी उनको भी ट्रेड करते थे। और उसके साथ साथ ये जो थी, सॉरी, एक्सपेंसिव मेटल्स, मेटलर्जी का जो कॉन्सेप्ट इसको कहा गया था, जिस तरह आपके पास सिल्वर है, गोल्ड है, तो वो उसमें भी ट्रेड किया करते थे। अभी आपको एक स्क्रिप्ट नजर आ रहा होगा, ये ड्रविडियन स्क्रिप्ट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज होता था। माइंड यू कि हमारे पास अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज है उसे जो है ट्रांसलेट नहीं कर सके। हमने जो है इजिप्शियन उनको ट्रांसलेट कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। और जेटा स्टोन जो इजिप्ट में मिला था, नाइल, रिवर नाइल के करीब। तो हमने कैसे हायरोग्लिफ्स को पता हमें चल गया कि इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स जो थे वो किस तरह से
यूज करते थे और उसके थ्रू वो मैसेज कैसे कन्वे करते थे, ये हम लोगों को कैसे पता है? ये हम लोग को इस तरह पता है कि रोजेटा स्टोन रिवर नाइल के डेल्टा में मिला था, जिसमें हायरोग्लिफ्स को रोमन में और एक और एंशियंट जो है लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया हुआ था। यानी एक ही स्क्रिप्ट को 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया था, तो वहां से हम लोगों ने अंदाजा लगाया, डिसाइफर किया कि हायरोग्लिफ्स का, क्योंकि हमें रोमन और ग्रीक लैंग्वेज तो पता थी, लेकिन हमें हायरोग्लिफ्स का नहीं पता था, तो हमने उस तरह ट्रांसलेट किया था। लेकिन हमें इस तरह की कोई भी एविडेंस नहीं मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ड्रविडियन जो है स्क्रिप्ट के बारे में, इनकी लैंग्वेज के बारे में, तो अभी तक हम इसे डिसाइफर नहीं कर सके। हमारे पास इनके रेलिक्स जरूर मौजूद हैं, लेकिन उन रेलिक्स का मतलब क्या है ये हम लोगों को नहीं पता। द कॉपर एज वाज टाइम बिटवीन द नियोलिथिक एंड द ब्रॉन्ज एज। तो इनमें इनके पास कॉपर का जो है वो यूज सबसे ज्यादा था, तो ये जो है कॉपर एज के टाइम पीरियड में फॉल करती है। प्री आर्यन सिविलाइजेशन ड्यू टू एविडेंस ऑफ स्क्रिप्ट, इनमें स्क्रिप्ट की मौजूदगी तो थी, बट वी डोंट नो कि व्हाट दे वर यूजिंग द स्क्रिप्ट, हाउ दे वर यूजिंग द स्क्रिप्ट एंड व्हाट द स्क्रिप्ट एक्चुअली मीन्स। मैन प्रोग्रेस फ्रॉम टू फूड प्रोड्यूसिंग कल्चर, तो हम यहाँ पे फूड को यूटिलाइज करने के साथ साथ फूड प्रोड्यूस करना भी शुरू हो गए, यानी यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म्स थे, प्रॉपर ग्रेनरीज थी, जहाँ पे जो अनाज था उसको स्टोर किया जाता था कल्टिवेशन के बाद। द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इन पियोलिथिक एज वॉज फायर। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फाउंडेशन है दैट स्टार्टेड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फायर। जब फायर डिस्कवर हो गई, जब इंसान को पता चल गया कि फायर को किस तरीके से यूज किया जाता है, और सिर्फ फूड को कुक करने के लिए नहीं, डिफरेंट यूटेंसिल्स को बनाने के लिए, उनको अर्थन क्ले पॉट्स को जो है बेक करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट जो ब्रिक्स यूज हुई हैं इनके इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, वो भी अर्थन ब्रिक्स हैं जिनको बेक किया गया है। तो वहां से आपकी जो है स्टार्ट हुई है, मतलब फायर की और व्हील की इन्वेंशन के बाद आपकी जो सिविलाइजेशन है वो वहां से स्टार्ट हुई है। तो इस पॉइंट को जहन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इन पियोलिथिक स्टेज वाज फायर। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ड्रविडियन। दे न्यू द यूज ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। सो जो प्रेशियस मेटल्स थी उनके पास अवेलेबल थी, उनको जो है उनकी ओर्स को मेटल में कन्वर्ट करने का, मेटलर्जी का जिसको प्रोसेस कहते हैं, द प्रोसेस थ्रू विच द मेटल ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो मेटलर्जी का प्रोसेस उनके पास आ चुका था। नॉलेज ऑफ कैट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट सीन इन सिविलाइजेशन। जो हमारे पास इजिप्शियन सिविलाइजेशन है उसमें कैट का बहुत बड़ा रोल है, उनके कल्चर में, उनके रिलीजन में। तो यहाँ पे किसी भी स्क्रिप्चर में, किसी भी उनके रेलिक के ऊपर कोई भी कैट की एग्जिस्टेंस से मिलता जुलता कोई भी फिगर नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी एक जगह पे आया हुआ था, कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन है जिसमें कैट की जो है वो एग्जिस्टेंस अननोन है, तो वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। Lothal is the only known port and is 5,000 years old and in the region associated with rice cultivation। जो लोथल है ये बेसिकली आपका अरेबियन सी के पास एक एरिया है जो प्रेजेंट पाकिस्तान में है। ये ओनली नोन पोर्ट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब आप ये देख लें कि हमने डिस्कस किया था कि सिविलाइजेशन ट्रेड्स भी करती हैं, उनकी ट्रेड भी एग्जिस्ट करती है। तो लोथल पोर्ट के थ्रू वो डिफरेंट इकोनॉमीज के साथ, डिफरेंट सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड भी करते थे। वो मेसोपोटामिया जो है ओल्ड सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ी, बहुत एडवांस्ड, उसके साथ उसके अलावा जो है सुमेटेरियंस, उनके साथ भी ये ट्रेड करते होते थे। रिमेन्स ऑफ वुडन ड्रेन्स वर फाउंड, यानी ड्रेनेज सिस्टम उनके पास प्रॉपर एक सिवेज सिस्टम था, यानी सारे घरों से जो सिवेज था वो कलेक्ट होता था और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके कलेक्शन सेंटर के ऊपर वो जाके जमा होता था और वहां से वो उसे डिस्पोज ऑफ करते थे। तो आप ये देख लें कि वहां पे अगर आपका सीवेज सिस्टम प्रॉपर है तो इसका ये मतलब है कि आपके पास बीमारियां, डिजीजेस कम से कम है। ट्रेड रिलेशंस विद मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एज हड़प्पन सील्स वर फाउंडेड। अब हमें कैसे पता चला कि ट्रेड रिलेशंस मेसोपोटामियंस के साथ थे? क्योंकि जो हड़प्पन सील्स थी, सील्स पहले सिग्नेचर्स नहीं होते थे। पहले जैसे हमारे यहाँ पे आप अभी स्टैम्प्स यूज करते हैं, इसी तरीके से डिफरेंट जो पोस्ट थे या डिफरेंट एरियाज के लोग अपनी सील्स यूज करते थे। तो वो जो सील्स, हड़प्पन सील्स जो हैं, वो जब मेसोपोटामिया में मिली तो हमें पता चला कि वहां तक इनके ट्रेड रिलेशंस थे। अर्बन सेटलमेंट फ्लरिश्ड इन 3000 टू 1500 बीसी। हमने पहले भी जिक्र किया था कि 2600 बिफोर क्राइस्ट में इनका पीक था। तो 3000 से 1500 बिफोर क्राइस्ट के दरमियान इनकी अर्बन सेटलमेंट देखने को मिलती है। दे वर्शिप पशुपति। हमने पहले भी जिक्र किया है, कल्ट ऑफ शिवा वाज देयर रिलीजन। तो शिवा को वो पशुपति के नाम से
बुलाते थे। आपको अभी भी आपने देखा होगा कि इंडियन जो हिंदू कल्चर है, या हिंदू रिलिजन है, उसमें शिवा का एक बहुत उनके जो बड़े गॉड कंसिडर किए जाते हैं। आप ये देख लें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इतना पहले थी, उसमें भी शिवा यानी और को जो है वो पूजा जाता था, उनकी वर्शिप की जाती थी, और उनका नाम वहाँ पे पशुपति था। फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल वाज फाउंड इन हड़प्पा। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्रीज अगर आपने देखी हो, तो आपने डांसिंग गर्ल का फिगरीन जो है वो बहुत फोकस किया हुआ है, क्योंकि वो पहला ऐसा परफेक्ट रेलिक था जो इस साइट से मिला था, और वो हड़प्पन साइट से मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में यू कैन सी हियर कि जो ग्रेनरी है, जो हड़प्पा पे ग्रेनरी ये होती है जहां पे आपका अनाज स्टोर होता है। अनाज यानी आपके जो ग्रेन्स हैं, आपके जो एक्सेसिव क्रॉप्स हैं, या जो आपकी प्रोडक्शन है क्रॉप्स की, जो आपने उस ईयर में ली है, तो वो हड़प्पा में ग्रेनरी आपको यहाँ नजर आ रही होगी। जाहिर बात है अब तो इनके रूइंस हैं, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉपर सेक्शंस, प्रॉपर पाथवेज, प्रॉपर स्टोरेज के एरियाज को देख सकते हैं अभी भी, कि यहाँ पे फाउंडेशंस हैं, यहाँ पे वॉल्स होती थी, और उनको प्रॉपर एयर से बचाने का, मॉइस्चर से बचाने का इंतजाम होता था, कि आपका जो भी एक ईयर की प्रोडक्शन है उसको फर्दर यूज किया जा सके। दे हैड द फर्स्ट डोमेस्टिक शीप। जितनी भी सिविलाइजेशंस नोन हैं, उसमें सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुई है। उसके अलावा मेन क्रॉप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर व्हीट एंड बार्ले। तो हमें ये पता चल गया कि उनकी जो फूड का, मेजर फूड का उनका सोर्स था, दैट वाज व्हीट एंड बार्ले। मोहनजोदाड़ो को माउंड ऑफ डेड भी कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो का लिटरल मीनिंग ही माउंड ऑफ डेड है। एनिमल लॉइन वाज नोन एज एंशिएंट वैदिक पीपल। जैसे कैट को जो है आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन में गॉडेस कहा जाता है, गॉडेस आइरिस के बराबर इक्वल कहा जाता है, इसी तरीके से यहाँ पे एनिमल जो है, लॉइन है, उसको कहा जाता था कि उनके पास मिस्टिकल पावर है जो आपको हील करती हैं। The town were well planned with paved main roads, multi-storied house, watchtowers, food warehouses and assembly halls। हमने पहले जैसे डिस्कस किया है कि उनकी जो रोड्स थी वो पेव थी, उनके जो हाउसेस थे वो मल्टी स्टोरेड थे और प्रॉपर स्ट्रक्चर थे। उनके वॉच टावर्स थे। वॉच टावर्स का मतलब ये है कि वहां पे प्रॉपर उस एरिया को गार्ड किया जाता था। इन डिफरेंट गार्ड्स डिफरेंट ड्यूटीज के थ्रू पूरी सिटी का गार्डिंग सिस्टम ही था, यानी फॉरेन इन्वेडर से या किसी किस्म के एक्सटर्नल थ्रेट से अपने आप को बचाने का भी उन्होंने इंतजाम कर रखा था। और असेंबली हॉल्स वहां पे जहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे, दे वुड मेक डिसीजंस, दे वुड डिस्कस डिफरेंट थिंग्स। प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड इन मेहरगढ़, पाकिस्तान। हड़प्पा यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले भी जो एक सिविलाइजेशन थी, वो मेहरगढ़ पाकिस्तान में उनके जो है वो ट्रेसेस मिले हैं, और वहां से पता चला है कि कॉटन कल्टीवेशन भी होती थी। यानी अब हमने देख लिया कि उस टाइम पे जो उनका मेन सोर्स ऑफ फूड था, दैट वाज व्हीट एंड बार्ले, और डिफरेंट जो है क्रॉप्स वो उगाते थे, जिसको वो ट्रेड भी करते थे। कॉटन जैसे है फॉर एग्जांपल, उसमें कॉटन भी थी, लेकिन इन लोगों को वीविंग और जिनिंग नहीं आती थी, यानी कॉटन से ये कपड़ा नहीं बना सकते थे। तो ये डिफरेंट एनिमल हाइड्स और डिफरेंट तरीके के मटेरियल्स यूज करके अपने जैसे जो इनके गारमेंट्स हैं उनको बनाया करते थे। अगर हम जियोग्राफिकली देखें, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है। तो ये जो ब्राउन जितना भी पैच है, ये सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, एंड इट रेंज फ्रॉम बलूचिस्तान टू महाराष्ट्र। अहमदनगर जो है वो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मुंबई जिसका कैपिटल है, जो इनकी स्टेट है, वहां तक ये एक्सटेंड करता था। और इनकी कुछ जो सिविलाइजेशंस के छोटे छोटे विलेजेस हैं, ये अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी मिले हैं। हड़प्पन रूइंस वर डिस्कवर्ड बाय मार्शल राय बहादुर दयाराम साहनी, यानी दयाराम साहनी और माधु सुरपवैत्स ने 1921 में, यानी 1921 में पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मोहनजोदाड़ो में थी, वो राखलदास बैनर्जी ने एक्सकवेट की थी। और ये जो हड़प्पा के, जो हड़प्पा यहाँ पे साहिवाल के करीब है, यहाँ पे जो है सहनी और वैट्स ने 1921 में उन लोगों ने जो है इसको एक्सकवेट किया, और फिर इनकी जो जितनी सिमिलैरिटीज थी उनकी बेस से बताया गया कि ये एक ही सिविलाइजेशन थी। एक ही सिविलाइजेशन से मुराद है कि इनका लिविंग स्टाइल एक था। जाहिर बात है कल्चर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थोड़ा वेरी करता है, लेकिन इनकी जो बेसिक वे ऑफ लाइफ था वो सिमिलर था। Trade was conducted with Sumerians. Sumerians, Mesopotamians, ये बहुत एंशंट टाइम की सिविलाइजेशन है, इनके आपस में ट्रेड भी होती थी। इसका ये मतलब है कि इनको डिफरेंट सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस का भी पता था। और सुमेरियंस और जो मेसोपोटामिया है, दैट इज अक्रॉस द सी, यानी यहाँ से अरेबियन सी से अक्रॉस है ये।
इसका ये मतलब है कि इनके पास ये रिसोर्सेज भी थे कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मूव कर पा रहे थे और वहां से ट्रेड इनका चल रहा था। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है डिक्लाइन की रीजन हमें अभी तक समझ नहीं आई। आप लोगों ने शायद एक सॉरी मूवी भी देखी होगी, इंडियन मूवी एक आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि फ्लड्स की वजह से एशियंट जो है वो सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये खत्म हो गई थी। लेकिन अगर हम देखें प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस, तो है कि इंडस वैली की जो डिक्लाइन की रीजन थी वो आर्कियोलॉजिस्ट को अभी तक पता नहीं चली। फ्लड या कोई नेचुरल डिजास्टर के सूरत में हम ये कह सकते हैं कि एब्रप्टली ये खत्म हो गए। एब्रप्टली ये खत्म नहीं हुए। एक्चुअली हुआ ये कि इट्स वाज अ ग्रीन रीजन, थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद, तकरीबन 1000 साल के बाद आप एक जगह को कल्टीवेट करते रहेंगे तो वहां से आपके न्यूट्रिएंट्स आपकी सॉइल से खत्म हो जाते हैं और आपकी जो प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन, वो कम हो जाती है। तो कुछ हाइपोथेसिस ये भी हैं कि वहां से जो है वो ग्रीन पैच जो था, जो ग्रीनरी थी, वो खत्म हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता जो वहां से सेटलमेंट्स थी वो डिफरेंट जगहों पे मूव करती गई और डिफरेंट जगह पे मूव करके उन्होंने नई सेटलमेंट्स बना ली। नए क्लाइमेट के हिसाब से, नई जगह के हिसाब से उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनके रहने का तरीका, उनकी फूड प्रोडक्शन, उनकी फूड कंजम्पशन चेंज होती गई। तो वहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो प्रॉपर कल्चर था वो खत्म हो गया। Mortimer Wheeler suggested that Aryan invasion led to the decline of the Indus Valley. व्हीलर जो है एक प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है जिन्होंने कहा था कि आर्यन इन्वेजन हुई थी। हालांकि आर्यन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से काफी बाद में आए हैं, तो इस थ्योरी को भी रिसर्चर्स ने डिबंक कर दिया। रॉबर्ट ट्रेकस सजेस्ट दैट टेक्टोनिक मूवमेंट्स एंड फ्लड्स कॉज अ डिक्लाइन। अब टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या होती है? हमारी जो अर्थ है वो प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है। डिफरेंट प्लेट्स जो है वो शिफ्ट जब करती हैं तो हमें जो हमारे पास फ्लड्स आते हैं, सुनामीज आते हैं, हमारे पास उसके अलावा डिफरेंट अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उन प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से होती हैं। वो प्लेट्स शिफ्ट होती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो रॉबर्ट ट्रिकस ने कहा कि इन टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से फ्लड्स आए या अर्थक्वेक्स आए, जिसकी वजह से ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एब्रप्ट डिक्लाइन हो गया। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अदर कॉजेज साइटेड इंक्लूडिंग ड्राइंग अप ऑफ द रिवर, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है कि ये इंडस रिवर के किनारे पे, इट वाज बिकॉज इट्स राइट बिकॉज ऑफ इंडस रिवर। तो जब जो इंडस रिवर ने आहिस्ता आहिस्ता, आपने सुना होगा कि दरिया अपना रुख मोड़ लेते हैं, कि आफ्टर सम टाइम ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स दरियाओं का रुख बदल जाता है। कुछ जगहों पे जो है ड्राई अप हो जाते हैं, कुछ उनकी न्यू ब्रांचेस निकल जाती हैं जिसकी तरफ वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें ये भी कहा गया है कि रिवर ड्राई अप हो गया क्योंकि इंडस को जो है दे कंसिडर्ड मदर। इंडस रिवर वाज कंसिडर्ड मदर हु गेव लाइफ। तो जब इंडस रिवर ही ड्राई अप होना शुरू हो गया तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जिस तरफ इंडस का फ्लो बढ़ गया था उस तरफ मूव करना शुरू कर दिया। उसके बाद उनकी ग्रीनरी खत्म हो गई, ऑब्वियस रीजन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। लेकिन और उसके बाद की जब सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन डिसेमिनेट हो गई तो 1400 ईयर्स बाद नई सिविलाइजेशंस बनना शुरू हो गई। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ तक खत्म हो जाती है। इसके मेन हम कुछ पॉइंट्स दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 3000 टू 1500 जो है वो बीसी के दरमियान फ्लरिश की थी। इसका पीक 2600 बिफोर क्राइस्ट में आया था। इनके पास आयरन का यूज नहीं था। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को जो है इनकी इंपॉर्टेंट मेटल्स थी। इनके पास, इन्होंने फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड शीप हिस्ट्री में, जो नोन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो डोमेस्टिकेट की थी शीप, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुई थी। इनके प्रॉपर पाथवेज थे, प्रॉपर इनके पास हाउसिंग का, उसके अलावा गार्बेज डिस्पोजल का सारा एक प्रॉपर वे था। ठीक है, इनके पास पैलेसेस वगैरह नहीं थे। इसका ये मतलब है कि वहां पे कोई भी एक सुपीरियर अथॉरिटी नहीं थी। इट वाज मोर टुवर्ड्स अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। इसके अलावा हम ये भी है कि इनमें प्रॉपर ग्रेनरीज थी, इनके पास पोर्ट्स थे, वीट और बार्ले इनका मेजर फूड का सोर्स था। उसके अलावा इनके पास कॉटन प्रोडक्शन भी थी, लेकिन इन्हें वीविंग और जिनिंग नहीं आती थी। इसका ये मतलब है कि कॉटन को जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पाते थे क्लोथ में। राखल दास बैनर्जी ने 1991 में जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मोहनजोदाड़ो की साइट पे थी उसको एक्सकवेट किया है, और साहनी और वाट्स ने 1921 में हड़प्पा की जो साइट है उसको अनर्थ किया था।
उसके अलावा इसकी डिक्लाइन की आज तक रीज़न जो है वो प्रॉपर्ली पता नहीं चल सकी, लेकिन मेजरली यही कहा जाता है कि क्योंकि इनका ग्रीन कवर खत्म हो गया था, आहिस्ता-आहिस्ता इन्होंने डिफरेंट जगहों पे मूव करना शुरू कर दिया। उसके अलावा ये एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स दोनों से निपटने के लिए रेडी होते थे। वो अपनी इनके पास ग्रेनरीज़ थी और उसके अलावा इनके पास पोर्ट्स भी थी जिसके थ्रू ये डिफरेंट सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड करते थे और इनकी जो सिविलाइजेशन है ये तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ एरियाज तक भी देखी गई है, यानी ये जो साउथ एशिया का जो कॉन्टिनेंट का हिस्सा है जिसमें मोस्टली, लेकिन इनका मोस्टली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये पाकिस्तान में, देन इन इंडिया, और इनकी कुछ जो है डिफरेंट छोटी सी सिटीज जो है वो तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान में भी देखी गई हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट कुछ मेजर पॉइंट्स थे। अब हम गंधारा सिविलाइजेशन को देखेंगे। अच्छा, गंधारा सिविलाइजेशन बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आती है। अब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ ली कि वहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद मूवमेंट शुरू हो गई और वहां से इंडस वैली का जो कल्चर था वो खत्म होके डिफरेंट और कल्चर्स बनना शुरू हो गए। तो जो गंधारा को अगर आप देखें, जो जलालाबाद पेशावर के पास आप देखें, यहाँ पाकिस्तान की बॉर्डर है, इधर अफगानिस्तान की बॉर्डर है। तो मेजर ये जो गंधारा सिविलाइजेशन है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया जो है, जलालाबाद और काबुल के करीब का जो एरिया है, इसको जो है यहाँ से गंधारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। और इसको गंधारा सिविलाइजेशन को जो है उनकी ये आयरन एज में स्टार्ट हुई थी और उनका जो किंग है मैं भी आपको थोड़ी देर बताती हूँ, जिसका नाम है पुष्करासारन। ये इंपॉर्टेंट है, काइंडली इसको नोट कर लीजिए। 550 बिफोर क्राइस्ट में पुष्करा सारन जो है उन्होंने गंधारा किंगडम उन्होंने एमर्ज की थी। उससे पहले ये एक सिर्फ कल्चर था। इनकी प्रॉपर किंगडम जो है 550 बिफोर क्राइस्ट में गंधारा के जो किंग थे पुष्करा सारन उन्होंने रखी थी। इसका टाइम पीरियड 1500 टू 1000 बीसी। अब आप ये देख लें कि हमारे पास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 3000 से 1500 बिफोर क्राइस्ट है। जैसे ही वो डिक्लाइन की है 1500 बिफोर क्राइस्ट से हमारे पास एक नई सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई है जिसे गंधारा सिविलाइजेशन कहते हैं। गंधारा सिविलाइजेशन इंडो आर्यन, अब यहाँ पे जो आर्यंस जो हैं, जो इन्वेडर्स थे, जिनको इन्वेडर्स कहा जाता है, वो आए हैं। इन्होंने अपनी सिविलाइजेशन डेवलप की है। अब बहुत सारे इन्वेडर्स जो हैं ये सेंट्रल एशिया से और अपर एशिया से आए हैं और उन्होंने यहाँ पे अपनी जो है कुछ नोमैडिक एम्पायर्स और कुछ प्रॉपर सेटलमेंट्स बनाई हैं। अब उसके बाद आयरन एज गंधारा, गंधारा इज फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन रामायण एंड महाभारत। यानी जो महाभारत और रामायण है उसके अंदर इसका फ्रीक्वेंट गंधारा सिविलाइजेशन का जिक्र आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कल्ट ऑफ शिवा, यानी इंडियन जो है हिंदू गॉडेस गॉड है शिवा, उनको जो है वर्शिप किया जाता था। यहाँ पे आके बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। इसका जो गंधारा सिविलाइजेशन का अगर क्वेश्चन आए कि गंधारा सिविलाइजेशन का मेजर रिलीजन कौन सा था, तो वो था बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म यहाँ से जो सेंट्रल एशिया में आप देखें कि आपको जो बुद्धिस्ट है ये तिब्बत में, अम, इस साइड पे चाइना में और इन एरियाज में ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ से एक्चुअली गंधारा से जो है ये जो बुद्धिज्म है ये चाइना गया, मूव किया इनके एक नोमैड के थ्रू, मॉन्क के थ्रू, और ये फिर आगे इसी तरीके से बढ़ता गया। तो ये जो गंधारा है पहले इसे साइरस ने, यानी ग्रीक, अब आर्यंस जो है इनको बेसिकली ग्रीक रोमन्स इनसे जो है वो मुंसलिक किया जाता है, रिलेट किया जाता है। जो साइरस और अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं ये जो है ग्रीक सिविलाइजेशन, मैसेडोनिया, ग्रीस, इधर से आए हुए थे। तो इन्होंने 327 बिफोर क्राइस्ट में, और साइरस जो है इन्होंने 600 बिफोर क्राइस्ट में यहाँ पे आके अपनी किंगडम्स बनाई थी। अभी हम अलेक्जेंडर के इन्वेजन को जब आगे डिस्कस करेंगे तो हम इसको फर्दर देखेंगे। गंधारा वाज आल्सो सेंट्रल लोकेशन फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट एशिया। जैसे मैंने भी बताया कि गंधारा यानी जलालाबाद, पेशावर और काबुल के पास से, जाहिर बात है अगर आप ऊपर चले जाएं तो सेंट्रल एशिया आ जाता है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काशगर, ये सारा ऊपर का एरिया है। और नीचे हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया जो है आ जाता है, ये हमारा इंडिया, पाकिस्तान। तो यहाँ से एक्चुअली गंधारा से जो है आगे बुद्धिज्म ट्रांसफर होना शुरू हुआ। गंधारी, अब हमने पहले देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में द्रविडियन जो है वो स्क्रिप्ट था। इनका जो है वो करासौथी स्क्रिप्ट है, जो इंडो आर्यन लैंग्वेज है। ये गंधारी लैंग्वेज है इनकी। और जो आपकी हिंदको है, जो अभी भी बहुत ज्यादा बोली जाती है आपके रीजन में, हिंदको को जो बेसिकली ये गंधारी लैंग्वेज से निकली है। इसका एक स्पेसिफिक डायलेक्ट था उससे निकली है, लेकिन जो हिंदको जो है ये अभी जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है ये बेसिकली गंधारी लैंग्वेज से निकली हुई है।
यानी उस टाइम की जो लैंग्वेज है वो अब कन्वर्ट होके डिफरेंशिएट होके यहाँ पे हमारे पास मौजूद है अभी भी। Famed for its unique Gandharian style of art, which was influenced by classical Hellenistic style. आपको Hellenistic styles ही होते हैं कि जो आपको ग्रीक के जितने भी स्टेचूज मिलेंगे ये Hellenistic style आर्ट है। अगर आपने देखा हो ग्रीक जो स्टेचूज हैं मैसेडोनिया के और इधर के स्टेचूज जो आपको मिल जाते हैं रोमन एम्पायर में, ये सारे जो है इनका एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है आर्ट का कि किस तरीके से उन्होंने जो है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की हुई है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा गंधारा जो है जो स्टाइल ऑफ आर्ट है उसने इंस्पिरेशन कहाँ से ली है, तो वो हेलेनिस्टिक स्टाइल से ली है। गंधारा फ्लरिश्ड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ इंडिया, सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट। अगर आप देखें, आपको मैंने बताया था कि कंधारा जो है बेसिकली जलालाबाद पेशावर इस एरिया से निकली है। उस एरिया को बहुत टाइम तक गंधारा कहा जाता रहा है। अब इससे ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास सेंट्रल एशिया आ जाता है। उससे नीचे की तरफ आ जाएं आप, ज़ाहिर बात है जब आप ईरान वगैरह की तरफ चले जाते हैं, पाकिस्तान के बिल्कुल साथ ईरान है, तो आप मिडल ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। तो ये ऐसी क्रॉस रोड पे था जिसमें सारे कल्चर्स आपस में मिले हैं, क्योंकि इन्वेडर्स जो है वो अपर ईस्ट एशिया अपर एशिया से भी आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से भी आ रहे हैं, इधर से जो किंगडम्स हैं यहाँ से ग्रीक किंगडम से भी आ रहे हैं लोग। तो डिफरेंट कल्चर्स जब मिक्सअप हुए हैं तो फिर वहां से गंधारा का कल्चर बना है। बुद्धिज्म थ्राइव्ड अंटिल 8th और 9th सेंचुरी। इस रीजन में सबसे ज्यादा बुद्धिज्म था। जब आया है इस्लाम 712 में मोहम्मद बिन कासिम की एडवेंट के साथ, व्हेन इस्लाम एंटर्ड द सीन, उससे पहले यहाँ पे सबसे जो ज्यादा प्रैक्टिस किए जाने वाला रिलीजन वाज बुद्धिज्म। द रिलीजन steadily declined after the violent invasion by Alcosan Hens in 6th century। अब ये भी एक नोमैडिक, ये जो किंग थे ये एक नोमैडिक किंग थे जिन्होंने अपनी एक नोमैडिक एम्पायर बनाई थी। नोमैड्स क्या होते हैं, अगर आपने मंगोल्स को पढ़ा होगा तो मंगोल्स एक नोमैडिक एम्पायर थी, यानी वो एक जगह पे स्टे नहीं करते थे, वो एक जगह को फतह करते थे, वहां पे कॉन्कर करते थे और उससे आगे बढ़ते जाते थे, वो अपनी सेटलमेंट्स नहीं बनाते थे। इसी तरीके से ये भी जो है एक किंग थे हंस। इनकी वहां पे हिंदू एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे ये जो है हिंदू इनकी किंगडम थी। तो इन लोगों ने बार बार गंधारा पे हमले किए, जिसकी वजह से जो गंधारा का कल्चर था या गंधारा की जो सिविलाइजेशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हुई। और महमूद गजनवी की कॉन्क्वेस्ट, आपको याद होगा कि महमूद गजनवी ने हमले किए थे, 17 हमले किए थे। तो उन हमलों के दरमियान में 101 जो सीई है ये एडी है, उसमें आके गंधारा सिविलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो गई थी। आपको अगर ये स्टेचू नजर आ रहा होगा तो इसमें हमने हेलेनिक स्टाइल की जो बात की है वो ये है कि प्रॉपरली जितने जो तरीकाकार है उसको फॉलो किया गया है। उनके फैब्रिक का अगर आप स्टाइल देखिए कि फैब्रिक की जो सिलुएट है उसको भी उन्होंने प्रॉपरली उसी तरीके से कॉपी किया हुआ है। मतलब इट इज वेरी सिमिलर टू द रियल लाइफ पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। अब जो पर्शियन नेम है गंधारा का, इसे पारा उपारी सीना यानी बियॉन्ड द हिंदू कश, ये हिंदू कश माउंटेन से पीछे है। अभी हम आगे माउंटेन जो रेंजेस डिस्कस करेंगे उसमें हिंदू कुश भी देखेंगे। इसका वर्डी मतलब जो वर्डली ट्रांसलेशन है लूज, दैट इज बियॉन्ड द हिंदू कश। और एम्पायर डेरियस का आपने पढ़ा होगा। एम्पायर डेरियस जो है वो पर्शिया के एक किंग थे। तो वो उन्होंने सबसे ज्यादा जितनी भी उनकी पर्शियन एम्पायर थी सबसे ज्यादा एक्सपैंड उन्होंने की थी। ये उनके वन ऑफ द फेमस किंग्स हैं। तो उन्होंने जो है ना इस एरिया को रेफर किया था बियॉन्ड द हिंदू कुश के नाम से। बाउंड्रीज ऑफ गंधारा वेट थर्ड हिस्ट्री, जाहिर बात है व्हेन द डिफरेंट कंकरर्स केम एंड दे इन्वेडेड दिस एरिया, दे इंक्लूडेड इट इन देयर किंगडम। तो उनकी जो बाउंड्रीज थी वो चेंज होती रहती थी। Sometimes the Peshawar Valley and Texla were collectively referred to as गंधारा। अभी हमने जिक्र किया था कि पेशावर और जलालाबाद का जो एरिया है एंड टेक्सला जो पेशावर के करीब ही है, इसको यहाँ तक इसकी बाउंड्रीज हम कंसिडर करते थे, ये गंधारा है। समटाइम्स इसमें काबुल वैली को भी और सवात को भी कंसिडर किया जाता था। हमने यही बात अभी की है ना कि डिफरेंट जब कंकरर्स आते थे तो उसके हिसाब से इनकी बाउंड्रीज चेंज होती रहती थी। अब जो है कुछ टाइम पे अगर हम बाज़-औक़ात अगर आपसे पूछा जाए कि कौन-कौन सी सिटीज़ को जो है वो कंसिडर किया जाता है गंधारा सिविलाइजेशन में, पेशावर वैली है, टेक्सला है, काबुल है और सवात है। अब किंगडम के जो कैपिटल्स हैं वो प्रेजेंट डे बगराम जो आपका अफ़गानिस्तान में है, चारसद्दा पाकिस्तान में, टेक्सला पाकिस्तान में। अब आप ये देखें पुरुष पूरा पेशावर का आप ओल्ड नेम भी ये आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, जो पुरुषुपारा है ये पेशावर का ओल्ड नेम है एंड इट्स फाइनल डेज फ्रॉम
हुंद। हमने पहले ज़िक्र किया कि हुन जो है हुन्स जो है इन्होंने हमला किया था 6 बीसी में, तो उन्होंने उनके नाम से जो है ना एक एरिया था हुंद, वो जो रिवर इंडस के करीब था, तो वहाँ तक इनका जो है कैपिटल चेंज होते रहते हैं। जैसे दिल्ली सुल्तान जो थी उसका कैपिटल जो है कभी वो दिल्ली होता था, कभी आगरा, मतलब इस तरह से चेंज होते रहते हैं। जहाँ पे किसी किंग को फिज़िबल लगे, वो वहाँ से अपना कैपिटल बना लेते हैं और उधर से अपने कामों को अंजाम देते हैं। गंधारा सिविलाइजेशन की यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक एरियल व्यू है कि यहाँ पे इनका एक माउंट भी था, फिर इनकी प्लांट सिटी है, फिर आगे सिटाडेल है इनका, यहाँ पे प्लेन्स है, यहाँ पे इनके वाटर बेड्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो है कल्टीवेशन किया करते थे क्योंकि हिली एरिया था तो उनके जो बेड्स थे उनको क्रॉस करके उसके ऊपर वो चलाया करते थे। अब यहाँ पे जो इनका डायलेक्ट है वो इंडो आर्यन डायलेक्ट है जिसे गंधारी कहते हैं। अब हिंदको फ्रॉम पेशावर व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ गंधारा केम फ्रॉम प्राकृत, अ लैंग्वेज स्पोकन इन गंधारा, यानी गंधारा की जो एक रीजनल लैंग्वेज थी प्राकृत, उसमें से हिंदको निकली हुई है। जो चाइना में 14147 सीई में कुशन मोंग जो थे, लोका सीमा, ये यहाँ से जो है इनकी जो थी जितनी भी स्क्रिप्ट्स थे जिनको वो लेके गए और उसे चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। तो यहाँ से आप देखें कि जो चाइनीज एरिया है वहां पे बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, यहाँ से गया है फ्रॉम योर गंधारा सिविलाइजेशन एंड वेंट देयर। तो यहाँ से जब उन्होंने इनके स्क्रिप्ट्स जो है वो ट्रांसलेट करना शुरू किए तो वहाँ के लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया एंड बुद्धिज्म वहाँ पे भी एक मेजर रिलीजन बन गया। गंधारा इज नोटेड फॉर डिस्टिंक्टिव गंधारा स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट विच डेवलप्ड आउट ऑफ अ मर्जर ऑफ ग्रीक। हमने पहले भी जिक्र किया था ग्रीस से जब वहाँ इन्वेडर्स आए तो ग्रीस का इन्फ्लुएंस लिया उन्होंने, सीरिया मिडल ईस्ट की वजह से, पर्शियन एंड इंडियन आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। अच्छा, गंधारा सिविलाइजेशन को हम थोड़ा सा जैसे हमने पहले किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, हम इसको थोड़ा सा इसके ऊपर एक व्यू ले लेते हैं कि गंधारा जो है बेसिकली जलालाबाद, पेशावर, काबुल इस एरिया से शुरू हुआ है। इनका जो है जो कैपिटल थे ये बगराम, पेशावर और इन एरियाज में जो डिफरेंट एरियाज हैं हमारे सॉरी सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान के, वहां पे रहे हैं। इंडस, ये जो इनकी गंधारा सिविलाइजेशन है इनमें इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो पेशावर, टेक्सला, सवात और काबुल वैली को कंसिडर किया जाता है। सिप्रस ने जो एक ग्रीक किंग थे उन्होंने 6th सेंचुरी बीसी में, और जो हमारे अलेक्जेंडर जो हमारे पास आए थे यहाँ पे इन्वेजन करने, जिन्होंने सबसे बड़ी जो है किंगडम उस वक्त नोन टाइम की बनाई हुई थी, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे हमले किए हैं और इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हुई है जब महमूद गजनवी ने 101 एडी में आखिरी हमला जो है इस सिविलाइजेशन के ऊपर किया। उसके बाद जो गंधारा सिविलाइजेशन है वो दोबारा फ्लरिश नहीं कर सकी। हिंद को जो है जो अब पेशावर में करंटली बोली जाती है ये बेसिकली वहाँ के एक रीजनल लैंग्वेज का डायलेक्ट है जो अब ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ तक आया है। जो बुद्धिज्म है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द गंधारा वैली, और यहाँ से गंधारा सिविलाइजेशन से ये चाइना, सेंट्रल एशिया और डिफरेंट जो है वो रीजन्स में ट्रांसफर हुआ है। यहाँ से मॉन्क्स ने जाके उसको ट्रांसफर किया है, और जो इनका जो स्क्रिप्ट है उसको हम जो है वो कहते हैं खारोस्ती स्क्रिप्ट। और आपने यहाँ देखा होगा लिखा हुआ है लिंगुआ फ्रांका। लिंगुआ फ्रांका ये होता है वो लैंग्वेज जो आपकी ट्रेड और आपके कमर्शियल पर्पसेस के लिए और डिफरेंट कल्चर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जाती है, उसे लिंगुआ फ्रांका कहते हैं। अगर एक क्वेश्चन आए कि व्हाट इज लिंगुआ फ्रांका, तो लिंगुआ फ्रांका आपकी जो है एक ऐसी लैंग्वेज जो यूज होती है आपके कमर्शियल और ट्रेड पर्पसेस में आप पे कम्युनिकेशन के लिए। अब गंधारा सिविलाइजेशन खत्म हो गई, यानी हमने 3000 से देखा 1500 तक आए, 1500 तक इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई, अब 1500 से आ गई अलेक्जेंडर के टाइम तक, कि वहां तक आके गंधारा सिविलाइजेशन डिक्लाइन पे थी, और फाइनली महमूद गजनवी ने गंधारा सिविलाइजेशन जो है वो टोटली खत्म कर दी जब उन्होंने वहां पे हमला किया। अब अलेक्जेंडर आए हैं, अलेक्जेंडर जो है वो मैसेडोनिया के किंग थे। जो अलेक्जेंडर हैं इनकी जो एक बहुत मशहूर फिलोसफर है ग्रीस से, उनके जो है ये टीचर थे इनके अलेक्जेंडर के। Alexander III of Macedonia, commonly known as Alexander the Great, was a king of ancient Greek kingdom of Macedonia. He succeeded his father Philip II to throne in 336 BC. बहुत इनकी यंग
और मलेरिया की वजह से इनकी डेथ हुई थी। और एज 20 पे इन्होंने जो है तकरीबन 30 की एज तक, 20 में इन्होंने जो है वो फादर से इनहेरिट किया थ्रोन, और 30 की एज तक इनके पास दुनिया की उस वक्त नोन वर्ल्ड की सबसे बड़ी किंगडम थी, से नॉर्थ वेस्टर्न एशिया इंडिया तक आती। इन्होंने कैंपेन्स की हैं वेस्टर्न एशिया में और इजिप्ट तक, मिडल ईस्ट गए हैं, और उन्होंने वहां ग्रीस से निकले, उन्होंने पूरा इंडिया के बहुत सारे रीजन्स, लेकिन जो इंडिया के रीजन्स जो हैं इंडस के उन और उस रिवर के साथ साथ चलते हुए जितने इन्होंने उसको दे गए हैं साउथ एशिया में। By the age of 30, he had created one of the largest empire in history, stretching from Greece to northwestern India. He was undefeated in battle and is widely considered to be the history's greatest generals. ये अनडिफीटेड रहे हैं, जितनी जगहों पे इन्होंने हमला किया है अनडिफीटेड रहे हैं। इनके रिटर्न की रीजन ये थी कि इनकी जो आर्मी थी दैट वाज टायर्ड। सही बात है, वहां का एक ठंडे एटमॉस्फेयर से इतने गर्म एटमॉस्फेयर में आना, ग्रीस एंड यूरोप आर कोल्ड क्लाइमेट कंट्रीज, और यहाँ से ये एशिया में जो क्लाइमेट जो था दैट वाज वेरी डिफरेंट। और इतना लंबा इतना टाइम जो है जंग करने के बाद और फिजिकली एग्जॉस्ट होने के बाद फूड की चेंज हो जाता है, आपका जो सारी बात है यूज टू योर ओन फूड, और आपकी फूड चेंज हो रही है, आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रही है, ट्रेवलिंग, तो वो थक चुके थे। उन्होंने फिर वहां से कह दिया कि वो अब अपनी मिलिट्री कैंपेन खत्म कर रहे हैं, तो फिर मजबूरन जो है अलेक्जेंडर को वापस आना पड़ा। अलेक्जेंडर ग्रेट यूसर्व्ड द आर्किमेनिड एम्पायर इन 331 बीसी, कैप्चर्ड सवात इन पंजाब। अब देखें, सवात गंधारा की सिविलाइजेशन में आ रहा है, अभी हमने पढ़ा था। तो उन्होंने सवात को कैप्चर किया है 327 बिफोर क्राइस्ट में, पंजाब के कुछ रीजन्स को भी। फॉर्ट विद पोरस एट द हायदार इन 326। अब हायदार है वो रिवर झेलम का दूसरा नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइसदा स्पीस कौन सा रिवर है, तो वो झेलम रिवर है। फोर्ट विद पोरस, पोरस जो है वो पर्शियन किंग है, उनके साथ इन्होंने 326 बिफोर क्राइस्ट में जो है वो हाइसदा स्पीस के मकाम पे जो है वो जंग लड़ी थी, जो ये जीत गए थे, बट ही वाज फोर्स्ड टू रिटर्न होम एंड द आर्मी रिफ्यूज्ड टू प्रोसीड। Some of his soldiers remained in India and its periphery while joined. When Alexander died in 323 BC, his successors fought to divide the empire among themselves and establish separate kingdoms. जो लेजिटिमेट heirs थे अलेक्जेंडर के, दो बेटे थे इनके, जब इनकी डेथ हुई, सारी बात, इट वाज वेरी अर्ली डेथ, इन 30s 32 3 की एज में इनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू मलेरिया एंड ट्रेवल सिकनेस, उसकी वजह से डेथ हो गई थी। तो जो इनके लेजिटिमेट heirs थे उनको जो है वो मार दिया गया था, और जो इतनी बड़ी किंगडम जो इन्होंने बनाई, वो इनके जो डिफरेंट सक्सेसर्स थे उनमें डिवाइड होके एक्चुअली उनका डाउनफॉल आ गया था। तो जो इतना एरिया ने कॉन्कर किया था वो इसे रिटेन नहीं कर सके। Alexander's incursion in India was river basin area which was divided among several small states. अगर आप ये रेड एरो को फॉलो करें, देख रहे होंगे कि इन्होंने इंडस रिवर के साथ, ये देख रहे हैं हाइदास्पीस, टेक्सिला, सारे भी इन एरिया है, वहां उसको फॉलो करते गए हैं अलेक्जेंड्रिया, और इस तरह से ये यहीं तक के रहे हैं, इससे आगे ये नहीं गए। द बैटल ऑफ हाइदास्पीस रिवर वाज फॉट बाय जुलाई 326 बिफोर क्राइस्ट अगेंस्ट किंग पोरस ऑन हाइदास्पीस रिवर झेलम इन पंजाब नियर भेरा। अगर आप ट्रेवल करें मुल्तान से इस्लामाबाद, तो वहां पे भेरा का एक स्टॉप आता है। तो भेरा का जो एरिया है, कंसिडर किया जाता है कि ओल्ड हिस्ट्री में जो वो जगह थी, वो अब करंटली जो भेरा है वहां पे झेलम रिवर के पास इनकी जो है वो जंग हुई थी, जो अलेक्जेंडर ने जीत ली थी, और उसके बाद उसका जो पंजाब के इस एरिया पे भी कंट्रोल आ गया था। वो सिटी बुसीफेलस वाज नेम आफ्टर अलेक्जेंडर्स हॉर्स, जो अलेक्जेंडर का फेवरेट हॉर्स था बुसीफेलस। जब उसकी डेथ हुई, उसने, आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे आपको बुसीफेलस एक नजर आ रही होगी भी, जी बुसीफेलस है। तो उन्होंने अपने घोड़े के नाम पे एक सिटी भी जो है वो बनाई थी। और एक बहुत एक मिथ भी कह सकते हैं, इट इज नॉट प्रूवन, बट ये था कि व्हेन अलेक्जेंडर वाज अराउंड द हिमालयन एरिया,
मतलब ये सॉल्ट रेंज के करीब थे, तो बुसीफेलिस ने जो है वो ज़मीन को लिक करना शुरू कर दिया और वहाँ से हमें पता चला कि वहाँ पे जो है वो सोर्सेज़ हैं सॉल्ट के। तो वो हिमालयन सॉल्ट जिसमें पिंक टिंट होता है, वो वहाँ पे डिस्कवर हुआ और इसके ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं वो अभी भी आपकी बॉडी में नज़र आएँगे। अब हम अलेक्जेंडर के इन्वेजन को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। जो अलेक्जेंडर है वो किंग ऑफ मैसेडोनिया है। रहे हैं, ठीक है, 20 ईयर्स इन्होंने अपने फादर फिलिप टू से थ्रोन इनहेरिट किया उनकी डेथ के बाद और 30 की एज तक, यानी 20 ईयर्स की एज में इन्होंने इनहेरिट किया, 30 ईयर्स की एज तक इन्होंने नोन हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो है वो एम्पायर क्रिएट कर ली थी। उसके बाद ये ग्रीस से ट्रैवल करते हुए आए हैं और इन्होंने जो है वो सफ़ात यानी गंधारा वाला एरिया, पंजाब का एरिया जो इंडस रिवर बेसिन के साथ जितनी सिटीज़ हैं इनको इन्होंने कॉन्कर किया है। फिर इनकी जो फ़ेमस जो एक बैटल है वो जुलाई 326 बिफोर क्राइस्ट में इन्होंने किंग पोरस के अगेंस्ट हाइदा स्पेस रिवर जो कि झेलम रिवर है, घेरा के करीब वहाँ पे उनके साथ इनकी जंग हुई जो वो जीत गए। इन्होंने एक जो है वो सिटी भी इनेक्ट की अपने फर्श के नाम पे बुसीफेला सिटी है वो भी इन्होंने इनेक्ट की और इसके बाद ड्यू टू मलेरिया एंड अदर रीजंस इनकी डेथ हो गई 33 इयर्स की एज में ऑन हिज वे बैक होम। और ये भी एक जो है मिथ है इनके ये प्रूव नहीं हो सकी दैट्स व्हाई वो हिमालयन जो सॉल्ट है हिमालयन रेन सॉल्ट रेंज के पास जाके शुरू कर दिया जो हिमालयन सॉल्ट वो डिस्कवर हुआ। अब आपके अगर कोई क्वेश्चंस तो आप काइंडली इससे रिलेटेड आउटलाइन से रिलेटेड तो आप अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज़ करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं।